हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के पार्ट 14 में बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम बात कर रहे थे जैव विविधता की हानि की, कि जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो फिर आज हम किसकी बात करेंगे बच्चों? अगर जैव विविधता की इतनी हानि हो रही है, इतनी क्षति हो रही है, तो हम अब उस जैव विविधता को संरक्षित करना चाहेंगे, यानी जैव विविधता को कंजर्व करना चाहेंगे। अब इसमें बच्चों सबसे पहली चीज तो यह है कि पहला प्रश्न यह आता है कि जैव विविधता को संरक्षित क्यों किया जाए। ठीक है, जैव विविधता को हम संरक्षित क्यों करना चाहते हैं? तो इसके दो पक्ष हैं। ठीक है, एक तो है जिसे हम कहते हैं नैरोली यूटिलेरियन व्यक्ति, और एक होते हैं जिसे कहते हैं ब्रॉडली यूटिलेरियन व्यक्ति। यानी दो जो पक्ष हैं वो ये कहते हैं, एक पक्ष तो ये कहता है कि हमें जैव विविधता को इसलिए संरक्षित करना है क्योंकि पादपों से, जंतुओं से मानव को लाभ प्राप्त होता है, हमको व्यावसायिक लाभ मिलता है। कितने ऐसे पादप हैं जिनसे आपको दवाइयां, औषधियां प्राप्त होती हैं, कितने प्रकार के ऐसे जंतु हैं जिनसे आपको अलग अलग प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं। तो जिसे हम कहते हैं ना, हमारी मतलब की सोच रखने वाले व्यक्ति जो हैं कि भाई हमें जैव विविधता को इसलिए संरक्षित करना है क्योंकि हमें उन जैव विविधताओं से, उन जातियों से, उन प्रजातियों से फायदा या लाभ मिल रहा है। दूसरे पक्ष के वैसे व्यक्ति लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पर्यावरण में संतुलन बना रहे, पर्यावरण में जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, पर्यावरण जो ऑक्सीजन हमको उपलब्ध करवाता है, जो बाकी जंतुओं को आवास प्रदान करता है, तो पूरे पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता को संरक्षित करना जरूरी है। तो एक बड़ी सोच वाले व्यक्ति हैं जिसे हम कहते हैं ब्रॉडली यूटिलेरियन, और एक सिर्फ अपने मतलब सोचने वाले व्यक्ति हैं जिसे कहते हैं नैरोली यूटिलेरियन। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें अब आपको एक टर्म जरूर पता होना चाहिए बच्चों, जिसे हम कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, अब ये बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है जब आप जैव विविधता का अध्ययन करते हैं, जब आप जैव विविधता को आणविक स्तर पर, जाति स्तर पर और आनुवांशिक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। क्यों अध्ययन कर रहे हैं जैव विविधता का? आणविक स्तर पर, आनुवांशिक स्तर पर या जाति स्तर पर अध्ययन क्यों किया जाए? क्योंकि उसका अध्ययन करने पर ही आप उससे व्यावसायिक लाभ ले पाओगे। आप एक पादप जाति है, अब आप एक पादप की विभिन्न जातियों का अध्ययन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार, इस पादप से मुझे कोई औषधि मिल सकती है, कोई कैंसर उपचार की औषधि मिल सकती है, कोई हृदय संबंधित रोगों को के उपचार के लिए औषधियां मिल सकती हैं। तो आप उस पादपों की आनुवांशिकी का अध्ययन करेंगे, पादप की कितनी अलग अलग वेराइटीज हैं, कितने अलग अलग प्रकार की विविधता है, उसका अध्ययन करोगे। क्यों करोगे? ताकि उससे आपको व्यावसायिक लाभ मिल सके। तो जब हम आणविक स्तर पर, आनुवांशिक स्तर पर और जाति स्तर पर विविधता का अध्ययन करते हैं ताकि उनसे व्यावसायिक लाभ मिल सके, उसे हम किस नाम से जानते हैं? बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो क्या है भाई? इसका मतलब हो गया जैव विविधता जैव विविधता का आणविक, आनुवांशिक एवं जाति स्तर पर अध्ययन। ठीक है, जैव विविधता का आणविक, आनुवांशिक एवं जाति स्तर पर अध्ययन किसके लिए भाई? व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने हेतु। इसे हम क्या कहते हैं भाई? बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब यह है कि हमको क्या फायदा मिलेगा, हमको फायदा मिल सके, हमको कोई व्यावसायिक लाभ हो सके। इस व्यावसायिक लाभ के लिए जब आप आणविक स्तर पर या आनुवांशिक स्तर पर या जाति स्तर पर जैव विविधता का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग।
अब इसमें उदाहरण भी कौन सारे हैं बच्चों, जैसे आपको पता होना चाहिए विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन, ये दो प्रकार की ड्रग्स हैं बच्चों, दो प्रकार की औषधि या ड्रग्स हैं जिनका कैंसर के उपचार में यूज किया जाता है। तो ये कैसी ड्रग्स हैं बच्चों, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। तो अब मानव व्यवसायिक लाभ के लिए है, किन पादपों से प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है कैथारेंथस रोजियस या विंसा रोजियस से। ठीक है, तो विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन एंटी कैंसर ड्रग है, ये उदाहरण आप याद रख सकते हो। एक और उदाहरण आप याद रख सकते हो, डिजिटेलिन, हृदय रोग के उपचार में। और ये किस पादप से प्राप्त होती है, डिजिटेलिस पादप से प्राप्त होती है। तो अलग अलग पादपों से अलग अलग प्रकार की मेडिसिनल ड्रग्स प्राप्त होती हैं जो अलग अलग उपचार में, कैंसर के उपचार में विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन का यूज करते हैं, और हृदय रोग के उपचार में हम डिजिटेलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब में ये तब संभव है, इन ड्रग्स की खोज आप तब कर पाते हैं जब आप आणविक, आनुवांशिक और जाति स्तर पर जैव विविधता का अध्ययन करते हैं। और इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग के नाम से। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे जैव विविधता का संरक्षण कैसे करेंगे। तो अब हम किसकी बात करेंगे, जैव विविधता का संरक्षण, यानी जिसे हम कहते हैं कॉन्जर्वेशन। तो अब जैव विविधता के संरक्षण की हम बात करें तो जैव विविधता के संरक्षण में हम दो प्रकार की बात करेंगे, या दो प्रकार का जैव विविधता संरक्षण हम पढ़ेंगे। एक जिसे हम कहते हैं इन सीटू या ऑन साइट संरक्षण, और एक एक्स सीटू या ऑफ साइट संरक्षण। ठीक है भाई, तो अब हम जैव विविधता का संरक्षण यदि करना चाहते हैं तो जैव विविधता संरक्षण दो तरीके से किया जाता है, इन सीटू यानी ऑन साइट संरक्षण, एक्स सीटू यानी ऑफ साइट संरक्षण। बेहद आसान है। जब आप जीवों को, जब आप पादप को, जंतुओं को, सभी प्रकार के जीवों को उन्हीं के प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना चाहते हो, है ना, जब आप कोई भी पादप जाति है, कोई भी जंतु है, जो उसे आप उसी के प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखते हो, संरक्षित करते हो, तो उसे कहते हैं इन सीटू। और जब आप जीवों को यानी पादप को या जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर एक कृत्रिम तरीके से संरक्षित करते हो तो उसे क्या कहेंगे, एक्स सीटू, है ना। जब प्राकृतिक आवास में ही जीवों का संरक्षण किया जाए तो वो इन सीटू है, और जब हम उन्हें प्राकृतिक आवास से निकालकर कृत्रिम वातावरण में संरक्षित करें तो उसे क्या कहेंगे, एक्स सीटू। अब एक एक करके देखते हैं कि भाई हम कब इन सीटू करेंगे, कब एक्स सीटू करेंगे। तो पहली चीज तो यह है कि इन सीटू का मतलब क्या हो गया भाई, जीवों को उन्हीं के प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना। तो जब हम जीवों को उन्हीं के प्राकृतिक आवास में संरक्षित करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, इन सीटू संरक्षण। और जीवों को प्राकृतिक आवास से निकालकर
कृत्रिम वातावरण में संरक्षण। तो जब हम उनको प्राकृतिक आवास से निकालकर कृत्रिम वातावरण में संरक्षित करेंगे तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? ex situ संरक्षण कहेंगे। तो अब एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई? हम इन सीटू संरक्षण की। अब हमें सबसे पहले तो यह मालूम चल गया बच्चों कि इन सीटू संरक्षण में हम क्या कर रहे हैं। इन सीटू संरक्षण में हम जीवों को उन्हीं के प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर रहे हैं। अब पहला सवाल आता है कि कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको उनके प्राकृतिक आवास में उन्हें संरक्षित करना है या प्राकृतिक आवास से निकालकर उन्हें कृत्रिम वातावरण में संरक्षित करना है? तो तीन चीजें याद रखना बच्चों। तीन ऐसी कंडीशंस या तीन ऐसी अवस्थाएं होंगी जब हम जीवों को उन्हीं के प्राकृतिक आवास में संरक्षित करेंगे। यानी तीन कंडीशंस के दौरान हम किस प्रकार का संरक्षण इस्तेमाल करेंगे? इन सीटू। कब कब? सुनो, अगर यदि आपको पूरा का पूरा पारितंत्र संरक्षित करना है ना, आप चाहते हो कि एक पूरा का पूरा मुझे सिर्फ घास को संरक्षित नहीं करना या मुझे सिर्फ मेंढक को संरक्षित नहीं करना, मुझे तो पूरे पारितंत्र जिसमें घास, नेवला, सांप, मेंढक सब शामिल हैं, मुझे तो एक संपूर्ण पारितंत्र को संरक्षित करना है। तो संपूर्ण पारितंत्र को तो कृत्रिम माध्यम में आप ले जा नहीं पाओगे। तो संपूर्ण पारितंत्र के संरक्षण के लिए आप वहीं उधर ही प्राकृतिक आवास में संरक्षण करोगे, इन सीटू। दूसरा, और कब इन सीटू करोगे? जब आपको एंडेमिक जातियों का संरक्षण करना हो। अब एंडेमिक स्पीशीज या एंडेमिक जाति क्या होती हैं? ऐसी जातियां जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं। जैसे कंगारू है बच्चों, तो कंगारू हमको ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो अगर आपको कंगारू को संरक्षित करना है तो ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षित करना पड़ेगा, उसे भारत या कहीं और जगह पे तो ले जा नहीं सकते। तो एंडेमिक जातियों का संरक्षण करना हो तो भी हम क्या करते हैं? इन सीटू संरक्षण। तो इन सीटू संरक्षण कहां कहां पर यूज किया जाता है? पूरे पारितंत्र को संरक्षित करने हेतु हम क्या यूज करेंगे? इन सीटू। क्या यूज करेंगे बच्चों? इन सीटू संरक्षण हम यूज करेंगे। तो आपके पास पूरे के पूरे पारितंत्र को संरक्षित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन सीटू। दूसरा, एंडेमिक जातियों के संरक्षण हेतु हम क्या यूज करेंगे? इन सीटू। एंडेमिक जातियों का क्या मतलब है? ऐसी जातियां जो केवल एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हों। ठीक है, तो ऐसी जातियां जो केवल एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित होंगी उन्हें क्या कहेंगे? एंडेमिक जातियां। और एंडेमिक जातियों के संरक्षण के लिए भी क्या यूज करेंगे? इन सीटू। तीसरा, और कब इन सीटू यूज करोगे? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के संरक्षण हेतु। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था तीन कंडीशंस आपको याद रखनी है जब हम इन सीटू संरक्षण यूज करेंगे। पूरे पारितंत्र को संरक्षित करना है तो इन सीटू इस्तेमाल करेंगे। एंडेमिक जातियों का संरक्षण करना है तो उसके प्राकृतिक आवास में करेंगे इन सीटू संरक्षण। और जब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का संरक्षण करना हो। अब ये हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? हॉटस्पॉट्स ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या हो गए भाई?
ऐसे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता अधिक है। तो जहां पर जैव विविधता अधिक होगी वहां पर जैव विविधता हानि भी तो ज्यादा होगी ना। और हॉटस्पॉट्स को संरक्षित करना हो तो पूरे हॉटस्पॉट्स को, पूरे क्षेत्र को कृत्रिम वातावरण में ले जा सकते हैं क्या? नहीं, वहीं पर उन्हीं के प्राकृतिक आवासों में उनको संरक्षित करना होगा। तो अगर हॉटस्पॉट्स का संरक्षण करना है तो भी क्या यूज करेंगे? इन सीटू। हॉटस्पॉट का मतलब है ऐसे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता अधिक है। तो जैव विविधता अधिक है तो जैव विविधता की हानि भी अधिक होगी। हानि भी क्या होती है? अधिक, इसलिए संरक्षित। अब आप क्या रखना है बच्चों? पूरे विश्व में तो आपको याद रखना है 34 हॉटस्पॉट्स हैं। पूरे विश्व में कितने हॉटस्पॉट्स हैं? 34। अब सारे 34 तो आपको ध्यान नहीं रखने, आपको तो भारत में, इंडिया भारत में आपको ध्यान रखने हैं हॉटस्पॉट्स। इंडिया के हॉटस्पॉट्स ध्यान रखने हैं। ये कहां कहां पर हैं भाई? ईस्टर्न हिमालयस, पश्चिम घाट यानी वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा बॉर्डर, और बच्चों श्रीलंका भी मैं शामिल कर रहा हूं। श्रीलंका इसलिए एनसीईआरटी ने भी दे रखा है क्योंकि भारत का जो उपमहाद्वीप गिनते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका भी शामिल होता है। सिर्फ भारत में तो नहीं है, लेकिन भारत उपमहाद्वीप देखें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखें तो उसमें श्रीलंका शामिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हॉटस्पॉट्स हैं भारत, या इनफैक्ट भारत उपमहाद्वीप में, क्योंकि हमने श्रीलंका भी शामिल कर लिया है। अब हॉटस्पॉट्स का ये एक चीज अपना एक आंकड़ा दे रखा है बच्चों कि टोटल हॉटस्पॉट जो है ना, हॉटस्पॉट्स का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में वो 2% से भी कम है। पूरे 34 जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है ना बच्चों, 34 जो पूरे विश्व में है, तो उनका लैंड एरिया तो 2% से भी कम है। लेकिन यदि उनको हम संरक्षित कर लें तो यह देखा जाता है कि अगर आप बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का संरक्षण कर लेते हो तो आप बायोडायवर्सिटी को कितने गुना तक बचा सकते हो? 30 गुना तक। कितने टाइम्स तक? 30 टाइम्स तक उसको क्या कर सकते हो? संरक्षित कर सकते हो। तो क्षेत्रफल 2 है, लेकिन संरक्षण करने पर जैव विविधता की हानि को 30% तक कम किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये एक आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। तो खैर हमारे लिए क्या चीज है भाई? 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप इन सीटू संरक्षण कब करोगे। यदि आपको पूरे पारितंत्र को संरक्षित करना है, एंडेमिक जातियों को संरक्षित करना है, हॉटस्पॉट्स को संरक्षित करना है, तो इन सब में किसका यूज किया जाएगा? इन सीटू का यूज किया जाएगा। अब उदाहरण इन सीटू संरक्षण के, इन सीटू संरक्षण के उदाहरण, अब ये सब उदाहरण याद रखने हैं भाई। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेक्रेड ग्रूव्स, और बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? इन सीटू।
ये राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क तो आपको मालूम है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मालूम है। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं बच्चों? ये सेक्रेड ग्रूव्स ये पर्वतीय क्षेत्रों पर, पहाड़ियों पर जो ट्राइबल एरियाज रहते हैं, वो ध्यान है जानवरों को और प्लांट्स को पूजा करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, तो पादपों वो जंतुओं को पूजा जाता है। तो ये सेक्रेड ग्रूव्स कहलाते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स में आपको याद रखना है, इनका कार्य जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स का, ये संरक्षण में तो काम करते हैं, संरक्षण के साथ साथ विकास में भी काम करते हैं, और शोध यानी रिसर्च में भी यूज होता है ना। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रूव्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये चारों किसके उदाहरण हो गए? इन सीटू संरक्षण के। पादप और जंतुओं को जहां पर रिस्पेक्ट दिया जाता है, जहां पर उनकी पूजा की जाती है, उन क्षेत्रों को कहते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। ये मेघालय में, आसाम में, जयंतिया खासी हिल्स जो हैं वहां पर मिलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स का आपको संरचना भी पता होनी चाहिए बच्चों। तो यहां पर अब क्या देख रहे हैं अपन? एक बायोस्फीयर रिजर्व की बनावट कैसी होती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना बच्चों, उसमें 3 जोन्स होते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जोन है? 3 जोन। बाहर वाला होता है ट्रांजिशन जोन, बीच वाला होता है बफर जोन, और सबसे अंदर वाला होता है कोर एरिया। ठीक है, तो आपके पास 3 हिस्से हैं। कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे अंदर वाला जो कोर एरिया है, यहां पर जीवों का संरक्षण होता है। ये वो क्षेत्र है जहां पर जीवों का प्राकृतिक आवास पाया जाता है, कोर एरिया। और यहां पर कोई मानव गतिविधियां अलाउड नहीं हैं। मानव प्रवेश प्रतिबंधित। ठीक है, तो यहां जो कोर एरिया है वहां पर जीवों का प्राकृतिक आवास होता है, वहां पर उनको संरक्षित रखा जाता है, वहां पर मानव प्रवेश प्रतिबंधित होता है। उसके बाहर जो बफर जोन है, हां, यहां पर क्या होता है? यहां पर संसाधन का प्रयोग, संसाधन प्रयुक्त होते हैं और शोध होती है, रिसर्च, है ना। मतलब कुछ साइंटिस्ट होते हैं या जो फॉरेस्ट से संबंधित, वन से संबंधित जो लोग होते हैं, वो यहां पर आ सकते हैं बफर जोन, क्योंकि यहां पर नई प्रकार की शोध या रिसर्च होती है। और बाहर ट्रांजिशन जोन है, ये वो जोन है जहां पर आप घूम सकते हो, जहां पर लोग रहते भी हैं। तो यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स, लोग रहते भी हैं, लोकल कम्युनिटी जो समुदाय है वो भी रह सकता है, और मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो यहां पर पाए जाते हैं। हाँ, आप घूमने जाते हैं ना बायोस्फीयर रिजर्व्स में, तो आप कैंपिंग वैम्पिंग कहां कर सकते हो? ये ट्रांजिशन जोन में। यहां पर लोग रह भी सकते हैं, रिक्रिएशन, आप खेल कूद सकते हो, घूमने जा सकते हो। वो कौन सा हिस्सा है? ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन के अंदर कौन सा होता है? बफर जोन, जहां पर शोध या रिसर्च होती है, और सबसे अंदर कोर एरिया, जहां पर प्राकृतिक आवास है जीवों का, जहां पर किसी भी मानव को नहीं प्रवेश किया जाता। ठीक है भाई, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली? बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात कर ली है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। ये तो अपन ने किसकी बात कर ली बच्चों? बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर ली। और ये किसकी बात कर ली? इन सीटू की। अब हम किसकी बात करेंगे? एक्स सीटू संरक्षण की।
ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे? ex situ संरक्षण। अब सबसे पहला सवाल तो यह है कि ex situ संरक्षण कब करेंगे? ठीक है, ex situ संरक्षण क्या है ये तो हमने देख लिया। ex situ संरक्षण का मतलब है जब हम जीवों को, जंतुओं को या पादपों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर कृत्रिम वातावरण में संरक्षित करेंगे तो उसे ex situ कहेंगे। अब ये कब करेंगे? ये तब करेंगे ना जब जीव प्राकृतिक आवास में संकट में रह रहे हों। जिन प्राकृतिक आवासों में रह रहे हैं वहां पर उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, वहां पर वो संकट में हैं, संकटग्रस्त हैं। तो ऐसे संकटग्रस्त जीवों को प्राकृतिक आवास में दिक्कत हो रही है, इसलिए प्राकृतिक आवास से निकालकर कृत्रिम आवास में डाल देते हैं। तो ex situ संरक्षण कब करते हैं? उन जीवों के लिए किया जाता है जो प्राकृतिक आवास में संकटग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो जो प्राकृतिक आवास में संकटग्रस्त होंगे, जिनकी संख्या धीरे धीरे प्राकृतिक आवासों में कम होती है, उनके लिए हम क्या करते हैं? ex situ संरक्षण। ठीक है, अब ex situ संरक्षण के कई और फायदे भी हैं। हां, क्या फायदे हैं? मान लो बच्चों की कोई जाति है वो प्राकृतिक आवासों में विलुप्त हो गई। अब प्राकृतिक आवास में तो वो विलुप्त हो गई, लेकिन अगर उसके युग्मक, उसके बीज अगर उपस्थित हैं तो उनके युग्मकों को आप कृत्रिम वातावरण में संरक्षित कर सकते हो। उनके अंडों को आप पात्र अवस्था में लेबोरेटरी में निषेचित करवा सकते हो। आप पादपों को उत्तक संवर्धन के द्वारा संख्या में वृद्धि करवा सकते हो। भाई कृत्रिम वातावरण है, कृत्रिम का मतलब है लेबोरेटरी में भी आप काम कर सकते हो। तो ये अतिरिक्त फायदे किसके हैं? ex situ के। क्या क्या कर सकते हैं बच्चों? संकटग्रस्त जीवों के युग्मकों का संरक्षण कर सकते हैं। पात्र अवस्था में अंडों का निषेचन कर सकते हैं और पादप उत्तक संवर्धन। ये सब कृत्रिम वातावरण में हो रहा है ना बच्चों। जो भी चीज आप लेबोरेटरी में कर रहे हो, जो भी चीज आप कृत्रिम वातावरण में कर रहे हो, वो सब किससे संबंधित होंगे? ex situ संरक्षण। हम पादप उत्तक संवर्धन भी पढ़ेंगे आगे। तो पादप उत्तक संवर्धन आप कर रहे हो, पात्र अवस्था में नए पादपों का निर्माण कर रहे हो, तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा? ex situ संरक्षण में ही आएगा। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ex situ आवासों में। अब ex situ संरक्षण के उदाहरण की बात करें भाई। ठीक है, सवाल तो अब हम किसकी बात करें? ex situ संरक्षण के उदाहरण। तो ex situ संरक्षण में क्या क्या उदाहरण आते हैं भाई? जू है ना, जो आप घूमने जाते हो, जू क्या है? ex situ संरक्षण है। वाइल्ड लाइफ सफारी, जीप में ले जाते हैं ना आपको, वाइल्ड लाइफ सफारी भी क्या है? ex situ। याद रखना बच्चों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इन situ है, वो प्राकृतिक आवास है, और वाइल्ड लाइफ सफारी जो है वो कृत्रिम रूप से बनाई गई है, ex situ। फिर बॉटनिकल गार्डन्स पादपों के लिए, आर्बोरेटा। अब ये आर्बोरेटा क्या होता है बच्चों? आर्बोरेटा एक प्रकार का बॉटनिकल गार्डन ही है, इसमें केवल वृक्ष और झाड़ उपस्थित होती हैं। वृक्ष व झाड़ों का संरक्षण।
ठीक है, बॉटनिकल गार्डन में तो आप किसी भी पादप का संरक्षण कर सकते हो, लेकिन केवल वृक्ष और झाड़ों का संरक्षण करना होता है तो आर्बोरेटा। बॉटनिकल गार्डन में आप छोटे छोटे पादप, बहुत छोटे छोटे हर्ब्स, घास का भी संरक्षण कर सकते हो, लेकिन वृक्ष और झाड़ों का संरक्षण किसमें करते हैं? आर्बोरेटा में। इसके अलावा हाँ, ये सब पोलन बैंक्स, सीड बैंक्स, और याद है हमने पादपों में पढ़ा था एक क्रायो प्रेजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे संरक्षण। ये सब किसका उदाहरण आ गया भाई? XC2 संरक्षण का उदाहरण है। सब किसका उदाहरण है? XC2 संरक्षण का। तो इसमें एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं बच्चों। किस किस के एग्जाम्पल्स याद रखोगे आप? XC2 संरक्षण के एग्जाम्पल। XC2 संरक्षण में कोई भी कृत्रिम वातावरण में संरक्षण अगर होगा तो वो XC2 है। जू, वाइल्ड लाइफ सफारी, बॉटनिकल गार्डन, आर्बोरेटा, पोलन बैंक, सीड बैंक्स, क्रायो प्रेजर्वेशन, ये सब किस में आते हैं? XC2 संरक्षण। बहुत बार याद रखना बच्चों, सीधा एग्जाम्पल्स आते हैं, इन सीटू का उदाहरण, XC2 के उदाहरण। ठीक है, तो ये उदाहरण याद रखने हैं। अब बच्चों यहां पर दो सम्मेलन आपको याद रखने हैं। हाँ, जैव विविधता से संबंधित, एक तो अर्थ समिट, जो 1992 में हुआ था, और 10 साल बाद वर्ल्ड समिट, विश्व सम्मेलन 2002 में। जो अर्थ समिट है वो हुआ था रियो डी जेनेरियो, जो कहां पर है बच्चों? ब्राजील में। और विश्व सम्मेलन हुआ जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। ठीक है बच्चों, तो ये दो सम्मेलन हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अर्थ समिट किसमें हुआ था? 1992 में। और वर्ल्ड समिट कौन से वर्ष में हुआ? 2002 में। अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट क्या उद्देश्य था? जैव विविधता का अध्ययन, जैव विविधता का संरक्षण, इसका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य है जैव विविधता अध्ययन एवं संरक्षण। और जो 2002 में वर्ल्ड समिट हुआ था, उसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता हानि को कम करना। ठीक है भाई, तो ये दो सम्मेलन हैं जो आपको याद रखते हैं। अर्थ समिट 1992 में हुआ और वर्ल्ड समिट जो 2002 में हुआ। एक का उद्देश्य क्या था? जैव विविधता का अध्ययन और उसका संरक्षण। और वर्ल्ड समिट का उद्देश्य क्या था? जैव विविधता की हानि को कम करना। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज बच्चों आपको यहां पर पता होनी चाहिए, एक रेड डेटा बुक के बारे में। ठीक है, किसकी बात हो रही है बच्चों? रेड डेटा बुक। अब ये क्या है? ये पुस्तक जो है, लाल आंकड़े पुस्तक, पूरे विश्व में जितनी भी संकटग्रस्त जातियां हैं, है ना, संकटग्रस्त पादप होंगे या संकटग्रस्त जंतु होंगे, उन सब का विस्तार, उन सब का डिटेल्स जो हैं वो किस किताब में दे रखा है? इस रेड डेटा बुक में दे रखा है। तो जितनी भी प्रकार की संकटग्रस्त जीव हैं, वो पादप हैं या जंतु हैं, उनका आपके पास, उनका जो सूचना है वो सब किस में डाल रखी है? रेड डेटा बुक में। तो इसको किस नाम से भी जानते हैं? इसको हम रेड लिस्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या शामिल है? सभी प्रकार की
संकटग्रस्त, थ्रेटन्ड या जिसे हम कहते हैं एंडेंजर्ड, सभी प्रकार के संकटग्रस्त जातियों की सूची इसमें दे रखी है। तो रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट जो है, रेड लिस्ट, उसमें सभी प्रकार की संकटग्रस्त जातियों की सूची किसमें दे रखी है? इस रेड डेटा बुक में। अब वो संकटग्रस्त जातियां कौन कौन सी है, यहां पर एक लिस्ट है जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। तो रेड लिस्ट में क्या है, देखो यहां पर दुर्लभ जातियों का नाम है, दुर्लभ जातियां जिनकी संख्या कम है। पादपों में कौन सा है? क्यूप्रेसस। और जंतुओं में कौन सा है? एंटीलोप, काला मृग। उसके बाद जो संकटग्रस्त हैं, इंडेंजर्ड हैं और अत्यंत संकटग्रस्त हैं, उनमें पादप जातियों के उदाहरण और जंतु जातियों के उदाहरण दे रखे हैं। तो ये जातियां दुर्लभ, संकटग्रस्त और अत्यंत संकटग्रस्त, इनके आपके उदाहरण यहां पर हैं। कौन कौन से पादप और कौन कौन से जंतु हैं जो दुर्लभ में आएंगे, संकटग्रस्त में आएंगे और अत्यंत संकटग्रस्त में आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक बार आप अच्छी तरह रीडिंग मार लीजिएगा। दुर्लभ पादप जाति, दुर्लभ जंतु जाति, संकटग्रस्त पादप जाति, जंतु जाति और अत्यंत संकटग्रस्त पादप और जंतु जाति दे रखी है। ठीक है बच्चों, अब दो चीजें यहां पर हम बात करेंगे। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एक स्टेबल इकोसिस्टम या कम्युनिटी की, यानी एक स्थायी पारितंत्र या समुदाय की। ठीक है बच्चों, तो अब पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप एक पारितंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप एक पारितंत्र का या यदि आप एक समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस पारितंत्र को या उस समुदाय को आप स्थायी या स्टेबल कब कहोगे? ठीक है ना। आप उसमें ऐसे क्या लक्षण देखोगे, उसमें ऐसे क्या लक्षण ढूंढोगे कि आप ये कह सको कि वो इकोसिस्टम या समुदाय स्थायी या स्टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखोगे कि उस पारितंत्र की या उस समुदाय की उत्पादकता ज्यादा होनी चाहिए, है ना। क्योंकि उत्पादकता ज्यादा होगी तो जैव विविधता ज्यादा होगी, और उत्पादकता ज्यादा होगी, जैव विविधता ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा स्थायी भी होगा। लेकिन आप सोचो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक खेत का अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, या मैं कह रहा हूं आप एक ग्रासलैंड समुदाय का अध्ययन कर रहे हो, और आपने देखा कि उसमें 1 वर्ष तो या 2 वर्ष तो बहुत ज्यादा उत्पादकता रही, लेकिन फिर अगले 3 वर्ष या अगले वर्ष उत्पादकता एकदम घट गई, तो आप उसे स्थायी कहोगे क्या? पहले 2 वर्ष तो उत्पादकता ज्यादा रही, लेकिन तीसरे वर्ष उत्पादकता घट गई, तो वो समुदाय या पारितंत्र स्टेबल हुआ क्या? नहीं। स्टेबल तो तब होता जब उत्पादकता अधिक होती और साल दर साल, वर्ष दर वर्ष उसमें ज्यादा परिवर्तन ना देखा जाता हो। स्टेबल तो आप तब कहोगे ना, स्थायी तो आप तब कहोगे जब वो निरंतरता बनाए रखे। ठीक है, आपकी पढ़ाई स्टेबल कब चलेगी? जब 2 दिन बहुत मेहनत की और फिर 3 दिन पढ़ाई नहीं की? नहीं, जब लगातार आप मेहनत कर रहे हो। तो उत्पादकता भी तो यही है, स्टेबल भी तो यही है। एक स्टेबल पारितंत्र या समुदाय तब कहलाएगा जब उसकी उत्पादकता ज्यादा हो और वर्ष दर वर्ष उसमें ज्यादा परिवर्तन ना देखा जाए। तो पहला लक्षण तो क्या आएगा भाई? पहला लक्षण आएगा जिसमें उत्पादकता अधिक एवं वर्ष दर वर्ष अधिक परिवर्तन ना हो,
है ना। तो एक पारितंत्र या एक समुदाय स्थायी कब कहलाएगा? जब उसकी उत्पादकता अधिक होगी और वर्ष दर वर्ष अधिक परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा इसके कारण कि उत्पादकता ज्यादा होगी तो विविधता ज्यादा होगी, जैव विविधता, और विविधता ज्यादा होगी तो ज्यादा पारितंत्र स्थायी रहता है। फिर दूसरा यह है कि कोई भी डिस्टरबेंस आए, कोई भी प्रॉब्लम आए अगर पारितंत्र में, या तो प्राकृतिक डिस्टरबेंस आए या कोई मानव जनित डिस्टरबेंस आए, तो या तो पारितंत्र को उसका प्रभाव ही ना पड़े, या तो पारितंत्र या समुदाय प्रतिरोधक हो कि भाई कोई भी डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई भी मानव जनित घोचे हो रहे हैं, उससे पारितंत्र को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। या तो पारितंत्र क्या है? अप्रभावित रहे, यानी प्रतिरोधक रहे, और यदि उसमें कोई प्रभाव आ भी जाए, अगर उसको नुकसान आ भी जाए उस डिस्टरबेंस के कारण, तो वो अपने आप को जल्दी उबार ले, यानी वो वापस बेहतर रूप से रिकवर कर ले, तब आप उसे क्या कहोगे? स्थायी। तो क्या होना चाहिए पारितंत्र? प्राकृतिक अथवा मानव जनित डिस्टरबेंसेस के लिए प्रतिरोधकता दर्शाए, अथवा जल्द रिकवर कर ले। जल्द रिकवर कर ले को हम कहते हैं बच्चों रेजिलियंस। ठीक है, देखो रेजिलियंस का मतलब है कि वो प्रभावित तो हुआ, ठीक है भाई। एक उदाहरण समझा रहा हूं मैं। एक व्यक्ति है, बड़ा स्ट्रांग है, तो आपने उस व्यक्ति को मुक्का मारा और उसको कोई प्रभाव ही ना पड़ा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो वो मुक्के के लिए क्या हो गया? प्रतिरोधक। उसको मुक्का पड़ा, उसको मुक्का लगा, लेकिन उसको कोई प्रभाव ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो वो प्रतिरोधक है। अब उससे दूसरा व्यक्ति है जिसको मुक्का पड़ा, वो मुक्का खाकर नीचे गिर भी गया, लेकिन फटाफट वापस जल्दी उठ गया, तो इसे क्या कहोगे? रेजिलियंस। प्रभाव तो पड़ा, मुक्का मतलब डिस्टरबेंस, मान लो कोई भी डिस्टरबेंस से उसको नुकसान हुआ, वो नीचे गिर गया, लेकिन फिर वापस फटाफट जल्दी वापस उठकर तैयार हो गया, रिकवर वापस जल्दी हो गया, तो उसे क्या कहेंगे? रेजिलियंस। ठीक है, तो ये सब किसके लक्षण हैं? एक स्टेबल पारितंत्र के। और तीसरा और आखिरी कि भाई एक पारितंत्र या समुदाय को तब भी स्थायी कहोगे जब वो विदेशी जाति के आक्रमण के लिए प्रतिरोधक हो। हमने पढ़ा था ना, कोई भी विदेशी जाति जब एक पारितंत्र में आती है तो वो उस पारितंत्र को नुकसान पहुंचाती है, वहां की जैव विविधता को कम कर देती है। लेकिन अगर एक पारितंत्र या समुदाय को विदेशी जाति के आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो आप उस पारितंत्र या समुदाय को क्या कहोगे? स्टेबल कहोगे। तो तीसरा लक्षण क्या हो गया भाई? विदेशी जाति के आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधक हो। तो ये तीन प्रमुख लक्षण किसके हैं? एक स्थायी पारितंत्र या एक स्थायी समुदाय के। उत्पादकता ज्यादा होनी चाहिए और वर्ष दर वर्ष, साल दर साल उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं आना चाहिए। प्राकृतिक या मानव जनित डिस्टर्बेंसेस के लिए या तो प्रतिरोधक हो या तो कोई फर्क ही ना पड़े, और अगर फर्क पड़े, नुकसान हो, तो वापस जल्दी तैयार वापस हो जाए, रिकवर जल्दी हो जाए। और विदेशी जाति के आक्रमण के विरुद्ध क्या होना चाहिए? प्रतिरोधक होना चाहिए। ये किसके लक्षण हो गए भाई? स्टेबल इकोसिस्टम या समुदाय के लक्षण। ठीक है बच्चों, फिर एक नेक्स्ट चीज और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, वो होता है
इकोटोन। अब हम किसकी बात करेंगे? इकोटोन की बात करते हैं। अब ये इकोटोन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। मैंने बनाया बच्चों एक समुदाय 1, और ये मैंने बनाया समुदाय 2। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बनाए हैं? 2 समुदाय बना दिए, एक समुदाय 1 और एक समुदाय 2। इधर देखो बच्चों, ये क्या है? ये 2 समुदाय या 2 पारितंत्र के बीच का ट्रांजिशन जोन है। 2 समुदाय या 2 पारितंत्र के का अतिव्यापित क्षेत्र है, जिसमें दोनों समुदाय सम्मिलित हैं। उसे क्या कहेंगे? इकोटोन। तो इकोटोन क्या होता है भाई? 2 विषम समुदाय या पारितंत्र का अतिव्यापी क्षेत्र। मतलब अंग्रेजी में इसको हम ओवरलैपिंग या ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ठीक है, तो 2 विषम समुदाय हैं, 2 अलग अलग समुदाय हैं या 2 अलग अलग पारितंत्र हैं। तो 2 अलग अलग समुदाय, 2 अलग अलग पारितंत्र का जो अतिव्यापी क्षेत्र है, ये वाला ब्लू, इसे अपन ने कह दिया इकोटोन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों कि इस समुदाय की कुछ जातियां होंगी और इस समुदाय की कुछ जातियां होंगी। है ना? इस समुदाय में ये 4 प्रकार की जातियां हैं, S1, S2, S3 और S4। इस समुदाय में भी ये 4 अलग अलग प्रकार की जातियां हैं। तो जो इकोटोन है, इकोटोन में ये दोनों समुदाय की जातियां मिलेंगी ना? हां या ना? इस इकोटोन में दोनों समुदाय की जातियां सम्मिलित होंगी। जाति विविधता सर्वाधिक होगी क्योंकि दोनों समुदाय की जातियां इसमें सम्मिलित होंगी। तो दोनों समुदाय की जातियां इसमें सम्मिलित होंगी, जाति विविधता अधिक होगी। इस प्रभाव को एज प्रभाव कहते हैं। तो क्या है भाई? इकोटोन में जाति विविधता अधिक, इसे क्या कहते हैं? इसे हम एज इफेक्ट कहते हैं। और इकोटोन की जातियों को एज स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, तो क्या बात की भाई? वापस ये इंपॉर्टेंट चीज है, इकोटोन ध्यान रखेंगे। इकोटोन क्या हो गया भाई? मैंने कहा 2 अलग अलग समुदाय थे, 2 अलग अलग समुदाय या 2 विषम समुदाय का जो अतिव्यापी भाग है, दोनों का कॉमन भाग है, वो इकोटोन है। फिर इस इकोटोन में दोनों समुदाय की जातियां पाई जाएंगी, तो जाति विविधता ज्यादा होगी। जाति विविधता अधिक होती है इकोटोन की, उसे एज प्रभाव कहते हैं। और इकोटोन में जो जातियां पाई जाएंगी, उन जातियों को एज इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और इकोटोन का उदाहरण, बिना उदाहरण के तो कोई मतलब ही नहीं, वेटलैंड्स। ये आपने समुद्र के पास बीचेस देखे होंगे ना बच्चों। हाँ, गोवा में हम बीच पे जाते हैं और थाईलैंड वाईलैंड, तो वो बीच वाला हिस्सा जहां पर पानी, समुद्र पानी यानी समुद्र की लहरें भी शामिल हैं और स्थल भी शामिल हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स किसका उदाहरण हो गया बच्चों? इकोटोन का। वेटलैंड्स किसका उदाहरण हो गया? इकोटोन का उदाहरण हो जाता है।
ठीक है भाई, तो ये इकोटोन के बारे में पता होना चाहिए था और वेटलैंड्स की हमने बात कर ली। ठीक है, अब इकोसिस्टम में बच्चों कुछ कुछ फुल फॉर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब इकोलॉजी में क्या क्या जो फुल फॉर्म्स हैं आपको पता होना चाहिए भाई, मैं यहां पे बता रहा हूं। एक पता होना चाहिए MAB, जिसे हम कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, किसका फुल फॉर्म? MAB, जिसे क्या कहेंगे? मैन एंड बायोस्फीयर। फिर IUCN, अब ये सब अंग्रेजी में याद रखना है बच्चों। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कॉन्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म, ये अंग्रेजी में ही ध्यान रखने पड़ेंगे भाई। इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कॉन्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ध्यान रखना है। MAB मैंने बता ही दिया आपको, मैन एंड बायोस्फीयर। फिर एक UNCED, ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? MAB मैन एंड बायोस्फीयर, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कॉन्जर्वेशन, और एनवायरमेंट डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये इकोलॉजी हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो मैं क्या कहने वाला हूं। हमने इकोलॉजी का जो पूरा यूनिट है बच्चों, ये जो 4 चैप्टर्स हैं इकोलॉजी के, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्या क्या थे इकोलॉजी में 4 चैप्टर बच्चों? पारितंत्र यानी इकोसिस्टम हमने पढ़ लिया। पारितंत्र या इकोसिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हमने देख लिया, समष्टि व जीव। फिर अपन ने पर्यावरण के मुद्दे, एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसमें प्रदूषण की बात की। और चौथा जैव विविधता हमने पढ़ लिया। ये चारों चैप्टर्स हैं बच्चों, मैं हमेशा कहता आया हूं, ये काफी कोचिंगों में नहीं बताया जाता, नहीं पढ़ाया जाता। हमने पूरी इकोलॉजी कंप्लीट की है और अच्छी तरह से उसके नोट्स भी बनाए हैं। और मैं आपको फिर देख रहा हूं बच्चों, NCERT आप अच्छी तरह रीडिंग मार लेंगे, और जो नोट्स हमने लिखे हैं इससे बाहर कोई प्रश्न इकोलॉजी का नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें इकोलॉजी को अच्छी तरह से, है तो बहुत आसान, इसमें को बहुत आसानी से समझना है, और कुछ जो डेटा हैं, जो आंकड़े हैं वो याद रखने हैं। जो भी वर्ष NCERT में दे रखे हैं, जो भी फुल फॉर्म्स NCERT में दे रखे हैं, उसके अलावा जो फुल फॉर्म्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैंने कहा था ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद 10 से 15 सवाल, सबसे ज्यादा वेटेज इस इकोलॉजी वाले यूनिट का है। तो इकोलॉजी वाला यूनिट इंपॉर्टेंट है, 4 चैप्टर्स हैं और NCERT बेस्ड सवाल आते हैं, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। काफी बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते, वो सोच लेते हैं हाँ ठीक है लास्ट में रीडिंग मार लेंगे, लास्ट में NCERT पढ़ के चले जाएंगे, और फिर गलतियां करते हैं और नंबर कम आते हैं। तो हमने अच्छी तरह इकोलॉजी के चारों चैप्टर्स को पढ़ा है बच्चों। 10 से 15 सवाल अगर आपने इसको अच्छी तरह पढ़ लिया तो गलत नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया बच्चों? इकोलॉजी तो हमने कंप्लीट कर ली है। आज हमने किसकी बात की? जैव विविधता के संरक्षण में इन सीटू, एक्स सीटू संरक्षण की हमने बात की। इन सीटू संरक्षण के उदाहरण आपको याद रखने हैं, एक्स सीटू संरक्षण के उदाहरण आपको याद रखने हैं। 2 सम्मेलन हमने देख लिए, कौन से? एक तो अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट। रेड डेटा बुक में ये संकटग्रस्त जातियों की जो सूची है वो हमने देख ली। और लास्ट में ये 2, एक स्टेबल पारितंत्र या समुदाय के लक्षण और इकोटोन की हमने बात कर ली। और ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं अलग से जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। इकोलॉजी का पूरा यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लोग मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला यूनिट चालू करेंगे।
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर में हमारे पास वो चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें हम सबसे पहले प्रतिरक्षक तंत्र यानी इम्यून सिस्टम की बात करेंगे बच्चों। प्रतिरक्षक तंत्र या इम्यून सिस्टम के बाद फिर उसमें मानव रोगों की बात करेंगे, अलग अलग प्रकार के जीवाणु संक्रामक रोग, विषाणु संक्रामक रोग, कवक संक्रामक रोग, प्रोटोजोआ संक्रामक रोग, और फिर तीसरे यूनिट जो भाग है उसमें हम ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स की बात करेंगे। तो वो भी बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम चालू करेंगे इकोलॉजी के बाद बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज हम चालू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिएगा। इकोलॉजी अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। जो पीडीएफ आपको लिखाई गई है चारों चैप्टर्स की, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को समराइज करके मैंने आपको लिखाया गया है और कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी बताई गई है और जो बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला यूनिट चालू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।